जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू वाईएमए एजुकेशन। बच्चे, आज की क्लास में हम पॉलिटी के कुछ और कोर कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग सीडीएस एंड एनडीए एग्जामिनेशन। ठीक है बच्चे, कल की पॉलिटी की क्लास में मैंने आपको आर्टिकल नंबर 118 तक पढ़ा दिया था। एक बार 118 का हम क्विक रिवीजन करते हैं। उसके बाद बच्चे हम आगे के कुछ और कॉन्सेप्ट्स को, कुछ और आर्टिकल्स को डिटेल के साथ समझेंगे। ठीक है सर। स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल 118 रिवीजन। सर, आर्टिकल 118 में बात कही गई है पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। क्या होता है सर कि जो आपका पार्लियामेंट है उसके पास बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है सर, बहुत सारे काम होते हैं। तो उस काम को करने के लिए कोई एक बंदा तो होगा नहीं, नहीं तो ऐसे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए बच्चे आपके कई सारे ग्रुप्स बनाए जाते हैं, कई सारी कमिटीज बनाई जाती हैं। ठीक है, ताकि वो हर एक काम का एक्सिक्यूशन सही तरीके से कर सके। सर, पार्लियामेंट्री कमेटी में दो टाइप की कमेटी आती है। एक होती है सर आपकी परमानेंट कमेटी, जिसे आप स्टैंडिंग कमेटी भी कहते हो। एक होती है सर आपकी टेम्परेरी कमेटी, जिसे आप एडहॉक कमेटी भी कहते हो। सर, आपकी जो स्टैंडिंग कमेटी होती है उसमें आपकी कई सारी कमिटीज आती हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल कमेटी। सर, जो आपकी फाइनेंशियल कमेटी है, इट इज वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम दी नेम कि सर आपकी जो फाइनेंशियल कमेटी है वो पैसे से रिलेटेड चीजों की जांच करती है। ठीक है, मनी से रिलेटेड चीजों की जांच करती या उसके लिए बनाई जाती। ओके, कि पैसा कैसे मैनेज करना है, कहाँ डालना है, कितना लगाना है, उसके लिए भी आपकी फाइनेंशियल कमेटी बैठती है, डिस्कशन करती है, एक्सेट्रा। सर, फाइनेंशियल कमेटी में जो आपकी कमेटी नंबर 1 आती है फाइनेंशियल कमेटी के अंदर, ठीक है, उसका नाम है सर एस्टिमेट कमेटी, जो जस्ट आफ्टर बजट लेकर आई जाती है। सर, सबसे पहले इसको 1950 में यूज किया गया था, यह एस्टिमेट कमेटी आपकी बनाई गई थी। सर, ये सबसे बड़ी स्टैंडिंग कमेटी होती है, तो याद रखना एस्टिमेट कमेटी इज द बिगेस्ट स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द फाइनेंशियल कमेटी। ओके, याद रखना एस्टिमेट कमेटी में राज्यसभा का कोई भी मेंबर नहीं होता है, बट लोकसभा के बच्चे इसमें मेंबर्स होते हैं। कितने होते हैं सर? 30 मेंबर्स होते हैं। उसके बाद सर फाइनेंशियल कमेटी सब पार्ट 2, दैट इज पब्लिक एंड अकाउंट्स कमेटी। सर, इसको लोक लेखा समिति भी कहते हैं। वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम द नेम कि पब्लिक का जो भी पैसा है वो किसी गलत जगह तो इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये उसकी जांच करती है। ओके, या उसके ऊपर अपनी निगरानी करती है या देखरेख करती है, आप उसको इस तरीके से समझ सकते हो। चलिए सर, 1919 के अंदर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के तहत इस पब्लिक अकाउंट कमेटी को पार्लियामेंट के अंदर, या फिर आप कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया था। ओके, अब आपके दिमाग में एक डाउट होगा कि सर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो बहुत बाद में बना, आप कैसे कह रहे हो 1919? बच्चे, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कई सारे फीचर्स, इनफैक्ट मैक्सिमम फीचर्स अलग अलग जगह से उठाए गए। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी सबसे पहली बार 1919 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के तहत आया था। ये बात आपको याद रखना है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है सर, आप सुनो। पब्लिक अकाउंट कमेटी दैट इज लोक लेखा समिति के जो चेयरमैन होते हैं वो अपोजिशन के मिनिस्टर होते हैं। ओके, कौन होता है सर? अपोजिशन के मिनिस्टर होते हैं। ये अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं सर? लोकसभा चेयरमैन या फिर लोकसभा स्पीकर को। सर, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ट्विन सिस्टर ऑफ द एस्टिमेट कमेटी भी कहते हैं, बिकॉज ये सीएजी की रिपोर्ट को भी इन्वेस्टिगेट करते हैं। सर, सीएजी कौन होते हैं ये हम आज की क्लास में ही पढ़ने वाले हैं डिटेल के साथ। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। टॉकिंग अबाउट पब्लिक एंड अंडरटेकिंग्स कमेटी। भैया, जो आपकी गवर्नमेंट कंपनीज है ये उनकी जांच करता है, उनके ऊपर देखरेख करता है, उनके ऊपर निगरानी रखता है कि वो कहीं गलत तरीके से तो काम नहीं कर रहे, या फिर जो सरकार उन्हें पैसा दे रही है उसका गलत तरीके से इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। राइट? फॉर एग्जाम्पल एनटीपीसी, दैट इज नेशनल थर्मल पावर कोऑपरेशन, ये पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी के अंदर में आता है। सर, आपकी और भी कई सारी कमिटीज होती हैं, बट हर एक कमिटी को आपको डिटेल के साथ नहीं पढ़ना है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है सर, दूसरी आपकी इसमें कमेटी है दैट इज डिपार्टमेंटल कमेटी। फिर अब तीसरी है बच्चे आपकी इसमें इन्वेस्टिगेशन कमेटी। चौथी है बच्चे आपके इसमें हाउस ऑफ कमेटी। पांचवी है बच्चे आपके इसमें सर्विस कमेटी। बट पॉइंट टू बी नोटेड, क्या पे मैं लिख देता हूं नंबर 6, या ऐसे लगा देता हूं इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, एथिक्स कमेटी। पार्लियामेंट के जो भी मेंबर्स हैं वो किसी अभद्र भाषा का प्रयोग तो नहीं कर रहे, कोई गाली गलौज तो नहीं कर रहे, जो भी आपकी पार्लियामेंट की रूल्स एंड रेगुलेशन है क्या उसके खिलाफ जाके कोई काम तो नहीं कर रहे। ठीक है, राइट? बेसिकली एथिक्स कमिटी मेंटेन्स दी एथिकेट्स है। ठीक है, एथिक्स कमिटी जो बच्चे आपकी होती है वो एथिकेट्स को मेंटेन करती है इनसाइड दी पार्लियामेंट। क्लियर है बच्चे? किसी भी सपोज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का उन्हें बिहेवियर नहीं पसंद आ रहा, या उन्होंने, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने किसी के साथ गाली गलौज कर दी, तो इसके ऊपर एक्शन लेने का काम किसका है सर? एथिक्स कमेटी का है। ठीक है, इसके ऊपर एक्शन लेने का काम किसका है सर? एथिक्स कमेटी का है। मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक बच्चे को इतना पॉइंट क्लियर हो। नाउ सर, टॉकिंग अबाउट एडहॉक कमेटी दैट इज टेम्पररी कमेटी।
सर एडहॉक कमेटी का मतलब क्या होता है? जो टेम्परेरी बेसिस के ऊपर बनाई जाती है। सर इसमें आपकी दो प्रकार की कमिटीज आती हैं, दैट इज पहला भैया आपका सेलेक्ट कमेटी, जो भी आपके बिल वगैरह से रिलेटेड मुद्दे होते हैं उनके ऊपर भैया ये कमेटी बनाई जाती है। दूसरा भैया आपका आता है पार्लियामेंट्री कमेटी, जो किसी भी प्रकार के घोटालों की जांच करती है। राइट, फॉर एग्जाम्पल बोफोर्स तोप का घोटाला, वैसे तो वो बहुत पहले हुआ था, बट हाँ उस पर भी आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो एडॉक कमेटी में दो टाइप की आपकी कमेटी आ गई, पहली है सर आपकी सेलेक्ट कमेटी एंड दूसरी बच्चे आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी, जो किसी भी प्रकार के घोटालों की जांच के लिए बनाई जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आर्टिकल 118 हर एक बच्चे ने अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिया होगा। अब आ जाते हैं सर टोटली फ्रेश टॉपिक के ऊपर, दैट इज आर्टिकल 124। याद रखना बच्चे, मैं आपको इस क्लास में वही आर्टिकल्स पढ़ा रहा हूं जो एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कोई भी बकवास हम इसमें नहीं करेंगे, आप पंचायती वाले आर्टिकल्स नहीं पढ़ेंगे, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे डिटेल के साथ, बट आफ्टर 13 अप्रैल। ठीक है, उससे पहले हम काम काम के आर्टिकल्स देखेंगे पूरे डिटेलिंग के साथ, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ताकि आप कम समय में मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाओ। चलिए सर, आर्टिकल 124 बात करता है सर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, अब पॉइंट टू बी नोटेड, सर सुप्रीम कोर्ट में टोटल 33+1 जज होते हैं। सर ये आप 33+1 क्यों बोल रहे हैं, डायरेक्ट 34 क्यों नहीं बोल रहे? बिकॉज ये जो 33 जजेस हैं, ये आपके दूसरे जजेस होते हैं, दूसरे सीनियर जजेस होते हैं। ठीक है, और जो 33+1, ये जो संख्या लिखी है +1, ये होते हैं भैया आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बेसिकली आप ये कह सकते हो कि किस एज तक ये काम कर सकते हैं, 65 ईयर्स तक की एज तक बच्चे काम कर सकते हैं। ठीक है, टेन्योर नहीं, ये आप यहां पे लिखोगे इसकी मैक्सिमम एज, ये भैया मैक्सिमम एज 65 ईयर्स ऑफ एज पर ये रिटायर होते हैं। ठीक है, चलिए 65 ईयर्स ऑफ एज पर भैया ये रिटायरमेंट लेते हैं या रिटायर होते हैं। सर ये जो आपके 33 जजेस हैं, सीनियर जजेस इन दी सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली देखो जज बनने के लिए आपको हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल या तो जज रहना पड़ेगा, या फिर 10 साल वकालत करनी पड़ेगी हाई कोर्ट के अंदर। प्लस में प्रेसिडेंट की नजर में आपको कानून का अच्छा जानकार होना पड़ेगा, तभी आप सुप्रीम कोर्ट में जज बनाए जा सकते हो। ओके, तो ही और शी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, अब प्रेसिडेंट ही अपॉइंटमेंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, ऑन द एडवाइस ऑफ कोलिजियम। सर कोलिजियम क्या होता है? कोई भी आपके 5 सीनियर जजेस का ग्रुप ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, 5 सीनियर जजेस का ग्रुप ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आर्टिकल 124 एंड उसके कुछ पॉइंट्स हर एक बच्चे को क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं सर, टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 129। सर आर्टिकल 129 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ओके, एंड द डिसीजन given या made by supreme court is a permanently evidence valued। सर इसका क्या मतलब? बच्चे इसका सिंपल सा मतलब ये है कि सपोज सुप्रीम कोर्ट कोई भी अपना फैसला सुनाता है, तो जो आपकी निचली अदालत है, यानी कि सपोज हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसमें उस फैसले के बेसिस के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कहा था, ये फैसला दिया था, उसको एज अ एग्जाम्पल यूज किया जा सकता है। ठीक है, एज अ एविडेंस यूज किया जा सकता है कि नहीं ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। ठीक है, फला फला केस था भैया, इसमें आपकी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी, और मेरे पास पूरा का पूरा इसका क्या कहते हैं, आप कह सकते हो कि प्रूफ है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये बात कही गई है। दैट इज वाई इसके बेसिस के ऊपर आप मेरी बात मानो, निचली अदालत, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को आप एज अ एग्जाम्पल यूज कर सकते हो निचली अदालतों में, अदालत में सॉरी। इसका सिंपल सा मतलब ये है। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड डिसीजन मेड या गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट इज परमानेंटली एविडेंस वैल्यूड। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया है, इट कैन बी यूज्ड एज एग्जांपल इन दी लोअर कोर्ट्स, ओके, बाय दी लॉयर्स। इतना क्लियर है? यानी आप देखो सुप्रीम कोर्ट के फैसले कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक भी गलत फैसला दे दिया, तो भैया आपके कुछ जो लॉयर्स हैं वो उसको लेके कूदने लगेंगे कि गलत फैसला दे दिया था, देखो फैसला तो गलत है। फॉर एग्जाम्पल गलती से सुप्रीम कोर्ट से भी भाई गलती कभी कभी हो जाती है, हालांकि बाद में अपने फैसले को सुधार भी लेते हैं, इसकी चर्चा भी अभी मैं आगे करूंगा। ठीक है, बट उनके जो भी फैसले होते हैं इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। आने वाले समय में वो फैसले एज एग्जाम्पल यूज किए जाएंगे कई सारे केसेस के अंदर। ठीक है, तो पॉइंट टू बी नोटेड, अंडर आर्टिकल 129 ऑफ द
भारतीय संविधान, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड डिसीजन, और आप कह सकते हो गिवन और मेड बाय सुप्रीम कोर्ट इज परमानेंटली एविडेंस वैल्यूड। ये डायरेक्ट आपके कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म्स हैं, इसीलिए मैं लिख कर लाया, बिकॉज यूपीएससी यहीं से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछती है। एंड प्रीवियस ईयर के अगर आप पेपर देखोगे पिछले 2 साल के, तो पॉलिटी का जो सेक्शन है वो काफी बढ़िया, काफी चैलेंजिंग, काफी अच्छा आता है, क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा होता है। ओके, अब ये क्वेश्चन नहीं आते कि भैया प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन। अब अगर प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आएगा तो उनके इलेक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है, या इम्पीचमेंट प्रोसीजर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, जो थोड़ा सा बच्चों को कॉम्प्लेक्स लगता है। बट मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आया हो। आप सुनो, सुप्रीम कोर्ट की भैया अगर आप अवमानना करते हो या कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, सुप्रीम कोर्ट की अगर आप अवमानना करते हो या किसी भी कोर्ट की आप अवमानना करते हो, तो सुप्रीम कोर्ट आपको पनिश कर सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आपको पनिश कर सकता है, यानी यू कैन नॉट डू दी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आप कोर्ट की अवमानना नहीं कर सकते, अवमानना इन दी सेंस, कंटेम्प्ट इन दी सेंस, कोर्ट ने आपको कुछ कहा, आपने वो माना नहीं। ठीक है, आप सुनो, थोड़ा सा बच्चे इसमें डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा बच्चे इसमें डिफरेंस क्या है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जो भैया कंटेम्प्ट की पावर है किसके पास सर, सुप्रीम कोर्ट के पास, इट इज ओडिफाइड। सर ओडिफाइड इन द सेंस कि इसका एक पूरा लॉ है, एक लॉ, एक कानून के तहत आपको पनिश किया जाए। इट मींस समवेयर इट इज लिमिटेड। ओके, इट इज अंडर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971। क्लियर है, यानी कि कंटेम्प्ट अगर आपने किया और आपको पनिश किया जा रहा है, तो जो आपको पनिशमेंट मिलेगी इट इज अंडर द लॉ, वो कानून के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी। और कानून हमेशा आपकी सजा को क्या कहते हैं, लिमिटेड करने की कोशिश करता है। लिमिटेड इन दी सेंस कि ऐसा नहीं कि आपने अवमानना की तो अब आपको फांसी दे दो। कानून में ऐसा अगर लिखा है तो आपको मिलेगा, बट अगर ऐसा नहीं लिखा है तो सुप्रीम कोर्ट भी आपको फांसी की सजा नहीं दे सकती अवमानना करने पर। क्लियर है, यानी कि उसकी जो पावर्स है, आप एक तरीके से कह सकते हो कि लॉ ने उसकी पावर्स को, कानून ने उसकी पावर्स को लिमिट करके रखा है, कि कुछ भी नहीं कि अपनी मर्जी से इसको 50 कोड़े मारो, ऐसा नहीं। ठीक है, तो जो भी कंटेम्प्ट की पावर्स हैं भैया सुप्रीम कोर्ट के पास, इट इज ओडिफाइड अंडर द लॉ, विच आप कह सकते हो लिमिटेड है। किसके अंदर सर, किस सेक्शन के अंदर, अंडर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971। मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक बच्चे को इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो सर आर्टिकल 129 में दो बातें, कि सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड द डिसीजन मेड और गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट इज परमानेंटली एविडेंस वैल्यू। वहीं पर अगर आप क्या कहते हैं किसी भी कोर्ट का कंटेम्प्ट करते हो, कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश यू। जो भी आपको पनिशमेंट मिलेगी, पावर्स रिलेटेड टू कंटेम्प्ट होल्ड्स बाय सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट जिस भी पावर को होल्ड करता है रिलेटेड टू दी कंटेम्प्ट, इट इज ऑडिफाइड। ऑडिफाइड इन द सेंस सर लॉफुल है, कानून के अकॉर्डिंग ही भैया आपको सजा दी जाएगी। ओके, क्लियर है, यानी सर इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हो कि पावर्स लिमिटेड है अंडर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971। मैं उम्मीद करता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि हर एक बच्चे को आर्टिकल नंबर 129 समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी बच्चे टेक्निकल टर्म्स है, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गलती से भी छोड़ के मत जाना। वहीं पर बच्चे अब आर्टिकल 129 को रिलेट कर लो आर्टिकल 215 से। सर 215 में भी सेम बात कही गई है, ठीक है, दैट इज हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। हाई कोर्ट में कोई भी फैसला हुआ तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भैया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भैया वो एज अ एग्जाम्पल यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 129 एंड आर्टिकल 215 बच्चे आपका साथ में कवर हो गया, पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है, सब कुछ सेम है। बस क्या है सर, आर्टिकल 215 में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा ना करते हुए हम पढ़ते हैं सर हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड द डिसीजन गिवन और मेड बाय हाई कोर्ट इज परमानेंटली एविडेंस वैल्यू। क्लियर है इतना, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आप सुनो ध्यान से, थोड़ा सा यहां बनाओ रिलेशन। सर आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194, आपने क्या पढ़ा सर, अबाउट पार्लियामेंट, अबाउट स्टेट लेजिस्लेचर। लेकिन सर पार्लियामेंट के बारे में तो हमने पढ़ा 79 में। पूरी बात तो सुन लो। आर्टिकल 105 पार्लियामेंट के पास, आर्टिकल 194 स्टेट लेजिस्लेचर के पास, भी इनके पास भी कंटेम्प्ट की पावर है। अगर आप इनकी अवमानना करते हो या कोई भी सदस्य इनकी अवमानना करता है,
तो भैया वो पनिशेबल है। सर डिफरेंस क्या है? आप सुनो ध्यान से, कितना बढ़िया यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। सर कोर्ट के पास जो कंटेम्प्ट की पावर्स हैं, दे आर ओडिफाइड, लॉ के अंडर में लिमिटेड है, अंडर दी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971। बट हाउसेस के पास जो पावर है, हाउसेस इन दी सेंस जो आपका पार्लियामेंट में जो भी आपके सदन है, स्टेट लेजिस्लेचर में जो भी आपके सदन है, विधानसभा, विधान परिषद एक्सेट्रा, उनके पास जो पावर है इट इज अनओडिफाइड, यानी अनलिमिटेड पावर्स है, किसी भी कानून के अंदर वो नहीं आता है। डिफरेंस समझ में आया? कितना बढ़िया क्वेश्चन यहां से बन सकता है। अगेन, आर्टिकल 105 पार्लियामेंट, आर्टिकल 194 स्टेट लेजिस्लेचर, सर दोनों के बारे में क्या, इनकी जो पावर्स हैं रिलेटेड टू कंटेम्प्ट, अवमानना से रिलेटेड, पनिशेबल तो हैं बट नॉट अंडर द लॉ, दे आर नॉट ओडिफाइड, दे आर अनओडिफाइड, अनलिमिटेड पावर्स है इनके पास। आई समझ? बट कोर्ट के केस में द कंटेम्प्ट पावर्स आर ओडिफाइड, लॉफुल, लिमिटेड, अंडर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971। क्लियर हुआ? ये भैया आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इसको प्लीज 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 याद करते हुए चलना। पेपर कितना भी टफ आए, मैं आपको एक चीज का भरोसा दे सकता हूं, अगर आपने मेरी पॉलिटी की क्लासेस देखी हैं शुरू से अगर आपने मेरी पॉलिटी की क्लासेस देखी हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाओ। चलो, नाउ टॉकिंग अबाउट आर्टिकल नंबर 136। कितना खूबसूरत आर्टिकल है, ध्यान से समझना। सर कोई भी मैटर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में स्टार्ट हुआ है वो हाई कोर्ट में जा सकता है, एंड हाई कोर्ट से भैया वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। कहने का मतलब यह है, ऑल मैटर्स कैन गो इन सुप्रीम कोर्ट। बट सुप्रीम कोर्ट में जज कितने कितने हैं? सर 33 जज हैं, प्लस एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अच्छा, एक बढ़िया सा पॉइंट मुझे अभी और याद आया, वो भी नोट कर लो। सर ये जो जजेस हैं आपने बताया 33+1, क्या ये बढ़ाए जा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ाए जा सकते हैं। नंबर ऑफ जजेस कैन बी इंक्रीज्ड। और ये कौन कर सकता है सर? संसद कर सकती है, पार्लियामेंट कर सकती है। ओके, कौन कर सकता है सर? संसद कर सकती है, दैट इज पार्लियामेंट कर सकती है, नंबर ऑफ जजेस को बेशक बढ़ा सकती है। तो सर बढ़ाती क्यों नहीं? अब मैं तो पार्लियामेंट में हूं नहीं, राइट? खैर उसके और भी कई सारे फैक्टर्स हैं, उसके ऊपर हम कभी डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। नाउ अगेन पॉइंट टू बी नोटेड, हाई कोर्ट के केस में क्या होगा, यहीं पे लिख दे रहा हूं। सर हाई कोर्ट के केस में भी जो आपके नंबर ऑफ जजेस हैं उन्हें बढ़ाया जा सकता है, दे कैन बी इंक्रीज्ड। बट क्या वहां पर भी पार्लियामेंट इंटरफेयर करेगी? द आंसर इज नो। वहां पर बच्चे जजेस की संख्या बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है, इसका डिसीजन लेंगे प्रेसिडेंट साहब या प्रेसिडेंट मैम। आई समझ? क्लियर हुआ इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 136, दैट ऑल मैटर्स कैन गो इन सुप्रीम कोर्ट। आप सुनो, सर जजेस की संख्या है 33+1। अगर सारे के सारे मैटर सुप्रीम कोर्ट में ही जाने लगे तब तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस भैया है ना माथा पीट लेंगे कि यार ये क्या हो रहा है, सारे के सारे मैटर आ गए। कोई कहेगा यार मेरा खेत ले लिया, कोई कहेगा इसने जो है मेरा उधार ले लिया, दे नहीं रहा पैसा, एटसेट्रा। कोई दो लोग मार कर लिए, पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, है ना? ऐसा भी हो सकता है यार। तो अब ध्यान से सुनो, आर्टिकल 136 में क्या प्रोविजंस है कि ऑल मैटर्स कैन गो इन सुप्रीम कोर्ट, बात सही है, बट एंड बट आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को कि आपका जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट में सुने जाने लायक है। अगेन, ऑल मैटर्स कैन गो इन सुप्रीम कोर्ट, बट आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि आपका जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट में सुने जाने लायक है। ठीक है, आपके जो भी वकील हैं, जो भी भैया आपके वकील हैं, वो पहले सुप्रीम कोर्ट में आप कह सकते हो, उसके लिए एक टेक्निकल टर्म यूज होता है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बट आपको जानने की जरूरत नहीं है। आप इतना समझो कि एक याचिका टाइप की दायर करेंगे, एक फाइल वाइल लेके जाएंगे, ठीक है, और बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि दिस मैटर डिजर्व्स टू बी हियर्ड बिकॉज इट डील्स विथ substantive question of law or interpretation of the constitution, very very important। आपके वकील भैया कागज वगैरह लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में और वहां पे रिक्वेस्ट करेंगे आपके साइड से, आपकी बातों को रखेंगे कि दिस मैटर, इस बंदे का केस यहाँ पर सुना जाना चाहिए बिकॉज इट डील्स विथ सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ। ये कानून को क्वेश्चन करता है, उसके ऊपर एक आप कह सकते हो क्वेश्चन मार्क लगाता है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ऑल मैटर्स कैन गो इन सुप्रीम कोर्ट, बट आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कैसे करोगे? आपके वकील कागज वगैरह लेके जाएंगे और बोलेंगे दिस मैटर डिजर्व्स टू बी हियर्ड बिकॉज इट डील्स विद सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ और इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? तो आर्टिकल 36 और सॉरी आर्टिकल 136 में भैया इसकी बात कही गई है। क्लियर है? समझ में आया? अगर भैया क्लास में मजा आ रहा है तो प्लीज एक जेन्युइन फीडबैक, ऑनेस्ट फीडबैक इन दी कमेंट सेक्शन। ओके, चलो, टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 139। आप सुनो, बहुत ही सिंपल सा आर्टिकल है। अदर देन फंडामेंटल राइट्स, जो मैंने आपको प्रीवियस पॉलिटी की क्लासेस में पढ़ाया भी हुआ है, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। कोशिश करूंगा कि इस सीरीज में दोबारा से एक ही क्लास के अंदर आपको सभी चीजें रिवाइज करा दूं इन डिटेल। सर आर्टिकल 139 क्या कहता है? अदर देन फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को छोड़ के अगर आपको किसी दूसरे मामले में रिट निकालना है तो आप आर्टिकल 139 का प्रयोग करोगे। यानी सुप्रीम कोर्ट को अदर देन फंडामेंटल राइट्स अगर किसी दूसरे मामले में रिट निकालना है तो वो किसका प्रयोग करेगी? आर्टिकल 139 का प्रयोग करेगी। क्लियर है? आई समझ? इतना क्लियर हुआ? सर मैंने आपको रिट्स भी पढ़ा रखे हैं आर्टिकल किसके अंदर? आर्टिकल बता दो जल्दी से। आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 पढ़ा रखा है। सभी रिट्स के नाम भैया एक बार लिख देना। नहीं भी पढ़ा तो इस सीरीज में एक दो दिन का वेट कर लो, फंडामेंटल राइट्स भी बच्चे मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। ओके, क्लियर है? अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। सर आर्टिकल नंबर 142, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया आर्टिकल। इसमें देखो, वैसे तो ये आर्टिकल बहुत बड़ा है, अगर मैं पैराग्राफ लिख के लाऊंगा तो आपको तो वैसे भी कुछ समझ में नहीं आएगा, राइट? बट आर्टिकल 142 में एक टर्म याद रखना, दैट इज कंप्लीट जस्टिस। सर इस कंप्लीट जस्टिस वर्ड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट इज डिफाइंड एज कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट के बारे में जब आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा होगा सुप्रीम कोर्ट इज डिफाइंड एज कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि सुप्रीम कोर्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीट जस्टिस इन एनी ऑफ द मैटर्स। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको ये समझ में आएगा एग्जाम्पल। टॉकिंग अबाउट अयोध्या जजमेंट, अयोध्या केस, राम जन्मभूमि केस, सभी को पता होगा, सभी ने सुना होगा। ओके, बेसिकली था क्या? सर वो एक लैंड डिस्प्यूट था कि ये जमीन है किसकी। क्वेश्चन क्या था सर? होम डज द लैंड बिलोंग? फॉर एग्जाम्पल लैंड डिस्प्यूट बिटवीन टू कम्युनिटीज, कम्युनिटी एक्स एंड कम्युनिटी वाई। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कि दिस लैंड बिलोंग्स टू कम्युनिटी एक्स, बट बट कंप्लीट जस्टिस कब होगी? जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा बट वाई कम्युनिटी शुड बी प्रोवाइडेड विथ अल्टरनेटिव लैंड। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है ये एक्स कम्युनिटी का है, ये हमने अपनी जजमेंट में कह दिया, बट वाई के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए। तो वाई कम्युनिटी जो है आपकी, वाई कम्युनिटी जो है बच्चे आपकी, शुड बी प्रोवाइडेड विथ अल्टरनेटिव पीस ऑफ लैंड। इसको कहते हैं कंप्लीट जस्टिस। इसको क्या कहते हैं भैया? कंप्लीट जस्टिस। और ठीक है, और इस कंप्लीट जस्टिस को इंप्लीमेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास अनलिमिटेड पावर्स है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली एक केस भी हुआ था, आपको शायद ना पता हो। एक बंदा था जेल में कई सालों से, लगभग 14 से 20 साल उसको हो गए थे। ठीक है, तो उसने अपनी दया याचिका डाली थी गवर्नर के पास भी एंड प्रेसिडेंट साहब के पास भी, मर्सी अपील जिसको आप कहते हो कि अब मुझे छोड़ दो, बहुत हो गया, मतलब मैंने अपनी सजा काट ली है, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मर्सी अपील, दया याचिका डाली थी, तो प्रेसिडेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, प्रेसिडेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर साहब के डिसीजन का वेट भी नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इस बंदे को बाहर निकालो, और उस बंदे को बाहर निकाला गया। दिस इज कंप्लीट जस्टिस। कंप्लीट जस्टिस के केस में सुप्रीम कोर्ट किसी की बात नहीं सुनता। ओके, उसके पास अनलिमिटेड पावर्स हैं और ये जरूरी भी है। ठीक है, ये जरूरी भी है। ओके, तो आर्टिकल 142 talks about the complete justice and represents that Supreme Court is defined as the custodian of the Constitution. For example, we can understand with the Ayodhya judgment, where there is a land dispute between X community and Y community. Dispute is about whom does the land belong. For example, the Supreme Court says that the land belongs to X community, but
व्हाट इज कंप्लीट जस्टिस? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंप्लीट जस्टिस? जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा दैट बट व्हाई शुड बी प्रोवाइडेड विद अल्टरनेटिव पीस ऑफ लैंड एंड दिस इज द केस ऑफ कंप्लीट जस्टिस, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई। आगे बढ़े सर, आगे बढ़ते हैं सर। आर्टिकल 142 completed. Now talking about Article 148 to Article 151, which is about CAG. सर व्हाट इज CAG? बड़ा नाम सुना है सर इनका। इसमें कैसे जाते हैं? सबसे पहले तो यूपीएससी की जो आपकी परीक्षा होती है सिविल सर्विसेज की, उसमें आपका एक विभाग आता है, इंडियन डिफेंस एंड ऑडिट अकाउंट्स, इस तरीके से कुछ करके आता है। ठीक है, जस्ट लेट मी चेक। IDAS उसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, IDAS बच्चे उसका फुल फॉर्म होता है। इसका क्या जिस भी बच्चे को उसका फुल फॉर्म पता है, प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। इंडियन डिफेंस एंड अकाउंट सर्विसेज। ठीक है, इंडियन डिफेंस एंड अकाउंट सर्विसेज या इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज के थ्रू आप पेपर वगैरह पास करके इस सर्विस को चूज करके आप जा सकते हो, और आफ्टर अ गुड लेवल ऑफ प्रमोशन, बढ़िया प्रमोशन वगैरह के बाद आप CAG भी बन सकते हो। पावर्स मैं अभी आपको समझा देता हूँ। खैर, आप सब CDS और NDA वाले हो मुझे पता है, बट जस्ट फॉर दी जनरल नॉलेज, अगर किसी को बहुत मन करे पावर्स पढ़ने के बाद कि नहीं सर अब तो CAG बन के ही जो है मामला बनाना है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर, बट उसके लिए पढ़ना भी पड़ेगा। कह दो सर हम तो पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। 6 तारीख को आपका मॉक टेस्ट होने वाला है, लेट्स सी। लाइव देना मॉक टेस्ट को, आपके सामने आपका मार्क्स पता चलेगा। ठीक है, आपका जो भी मार्क्स होगा वो आपको आपके सामने पता चलेगा। चलो खैर, आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 टॉक्स अबाउट दी CAG। सर CAG स्टैंड्स फॉर कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, आप सुनो। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ओके, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सर इन्हें हटाने के लिए आपको इम्पीचमेंट जैसी प्रक्रिया लानी पड़ेगी। अगेन, इम्पीचमेंट वर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली यूज फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट इम्पीचमेंट जैसी प्रक्रिया, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को भी हटाने में लाते हैं भाई हम, तो वहां पे हम क्या लिखते हैं सर? प्रोसीजर लाइक इम्पीचमेंट। तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को हटाने के लिए भैया आपको क्या करना पड़ेगा? इम्पीचमेंट जैसा प्रोसीजर लाना पड़ेगा। सर इससे आप क्या समझते हो? कि CAG इज नॉट अंडर द प्रेसिडेंट्स प्लेजर। अब सर आपने ये क्या बोल दिया? इसके लिए आप पहली सीरीज जो हमारी पहली पॉलिटी की क्लासेस से पहले हुई हैं उसको प्लीज जाकर देखना। वहां पर मैंने कई बार टर्म यूज किया ऑन प्रेसिडेंट्स प्लेजर। ठीक है, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए सर, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। कि जो भी पैसा लेजिस्लेटिव बॉडी ने एग्जीक्यूटिव बॉडी को दिया है, क्या उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा? क्या उसमें घपला तो नहीं हो रहा? उसकी हेर फेर तो नहीं हो रही है? उसकी रोलिंग तो नहीं हो रही है? तो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है सर? किसकी होती है सर? CAG की, दैट इज कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर CAG अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को देते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में देते हैं, एंड पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं वो उस रिपोर्ट को देते हैं पब्लिक एंड अकाउंट्स कमेटी को। मैंने आपको ऊपर भी पॉइंट लिखवाया था कि पब्लिक एंड अकाउंट्स कमेटी इज नोन एज द ट्विन सिस्टर ऑफ एस्टिमेट कमेटी बिकॉज इट इन्वेस्टिगेट्स द रिपोर्ट ऑफ CAG, दैट इज कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब सुनो, CAG अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को देते हैं। सर किसकी रिपोर्ट? इसकी। इसकी जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देते हैं, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट पार्लियामेंट स्पीकर को देते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट में आपके जो स्पीकर हैं उनको देते हैं। प्लस में सर स्पीकर साहब आपके रिपोर्ट को पास करते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जिसके जो लीडर होते हैं वो अपोजिशन के मिनिस्टर होते हैं, वो CAG की रिपोर्ट को जांच करते हैं। ओके, क्लियर है?
सर इससे आप क्या समझ पा रहे हो कि एक्सिक्यूटिव बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। सर एक्सिक्यूटिव माने जो कानून को इम्प्लीमेंट करवाते हैं सर। लेजिस्लेचर बॉडी यानी जो आपके बेसिकली कानून बनाते हैं। सिंपल। नाउ सर वी हैव कंप्लीटेड विथ आवर पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। पार्ट 5 अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना। अकेले पार्ट 5 से 3 से 6 क्वेश्चन के बीच में यूपीएससी एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। मैक्सिमम इट इट कैन गो टू 6 7 क्वेश्चंस। मिनिमम 3 तो आ ही जाते हैं। चलो। तो आर्टिकल 148 से लेकर 151 में सीएजी के बारे में चर्चा है। सीएजी का फुल फॉर्म होता है सर कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम फॉर रिमूविंग। आपको इम्पीचमेंट जैसी प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है सर? रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। सीएजी अपनी रिपोर्ट देते हैं सर प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट देते हैं भैया आपके स्पीकर को पार्लियामेंट में, और स्पीकर देते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो लीडर होते हैं सर वो होते हैं अपोजिशन के मिनिस्टर। क्लियर है? और वो सीएजी की रिपोर्ट को जांच करते हैं। सर इससे आप क्या समझ पा रहे हो कि एक्सिक्यूटिव बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेचर। नाउ सर अब हम आ गए स्टेट के ऊपर। इसमें भी भैया कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखेंगे। उसके बाद सर मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक वीडियो बना के दूंगा जिसमें आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वगैरह सब कुछ उसमें लिखा होगा। सब कुछ मैं आपको उसमें पढ़ा दूंगा। एंड फाइनली आपकी पॉलिटी बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगी। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज 15 से 20 मिनट की सीरीज होगी वो। उसमें 50 क्वेश्चन होंगे। मैं कोई भी क्वेश्चन एक्सप्लेन करने नहीं बैठूंगा बिकॉज उसमें टाइम लगेगा। एक्सप्लेनेशन मैं आपको ऑलरेडी दे रहा हूं। ओके तो आप ये देखो। नहीं तो आप वो सीरीज फॉलो करो। उस सीरीज के सभी क्वेश्चन एज इट इज रट्टा मार लेना। वो बेनिफिशियल किसके लिए है? जिन्हें अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट वगैरह उन्होंने मेरी क्लास से कंप्लीट कर लिया है। अब वो चाहते हैं कि सर कुछ क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी कर लें, थोड़ा सा हमारा टाइम भी बच जाए। तो 20 से 25 मिनट में बच्चे आपको वो सीरीज भी मिलेगी, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज। डायरेक्ट मैं उसमें कोई पीपीटी नहीं, क्वेश्चन जहां से मुझे उठाना है मैं पेस्ट करके लेके आऊंगा। ठीक है। और डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताऊंगा। डायरेक्ट बच्चे आपको क्वेश्चन अपने दिमाग में बैठा लेना। चलो। सर इन दी स्टेट विल डिस्कस अबाउट आर्टिकल 153। सर इसमें चर्चा है गवर्नर की। किसकी चर्चा है सर? गवर्नर की। ठीक है। कौन इन्हें अपॉइंट करता है? अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। बच्चे गवर्नर मतलब हिंदी मीडियम राज्यपाल। ठीक है। याद रखना गवर्नर इज नॉट इलेक्टेड, अपॉइंटेड होते हैं, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, नॉट इलेक्टेड। इनका निर्वाचन नहीं होता। ओके। सर गवर्नर की पोस्ट ली गई है बच्चे कनाडा से। कनाडा के संविधान से गवर्नर या फिर राज्यपाल की पोस्ट ली गई। पॉइंट टू बी नोटेड 90 इन 1956 सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या कहा गया बच्चे कि एक ही गवर्नर मल्टीपल स्टेट्स की ऑफिस को संभाल सकते हैं। यानी मल्टीपल स्टेट्स के ऊपर एक गवर्नर। ठीक है। इसका एग्जांपल अगर किसी बच्चे को पता है प्लीज डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। कमेंट्स में मेंशन जरूर करो। ओके। तो सर आर्टिकल 153 टॉक्स अबाउट द गवर्नर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ही और शी इज नॉट इलेक्टेड। ओके। गवर्नर की पोस्ट लाई गई है बच्चे आपकी कनाडा से। एंड थ्रू 19 इन 1956 थ्रू सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मल्टीपल स्टेट्स के ऊपर एक गवर्नर हो सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। चलो। आर्टिकल नंबर 168 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सुनो। कुछ नहीं करना है। कैसे याद करना है? आर्टिकल 79 आपने पढ़ा हुआ है? जी सर पढ़ा है। उसमें आपने पार्लियामेंट के बारे में कुछ कुछ बताया था। कुछ कुछ नहीं, 79 80 81 में मैंने आपको क्या क्या बताया है हर एक चीज इन दी कमेंट सेक्शन। एटलीस्ट शॉर्ट में लिख दो बट लिख जरूर देना। ठीक है। 79 में प्लस कर दो 89, आपको मिल जाएगा सर आर्टिकल 168 टॉक्स अबाउट स्टेट लेजिस्लेचर। यानी सर 79 में आपने हमें पढ़ाया कि बेसिकली जो आपकी पार्लियामेंट होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड दी प्रेसिडेंट। वैसे ही बच्चे उसमें 89 प्लस करोगे तो आपको मिल जाएगा आर्टिकल 168 विच टॉक्स अबाउट द स्टेट लेजिस्लेचर। जो बच्चे आपको बताएगा कि स्टेट्स में आपके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, विधानसभा, विधान परिषद एंड दी गवर्नर। ठीक है बच्चे। विधानसभा, विधान परिषद एंड दी गवर्नर। अब बच्चे आपकी विधान जो परिषद है, सॉरी जो आपकी विधान परिषद है वो मात्र 6 राज्यों में, ओनली इन 6 स्टेट्स। ओके। तो विधानसभा प्लस गवर्नर मिलके भी आपके स्टेट लेजिस्लेचर के कॉम्पोजिशन हो जाते हैं।
नहीं सर, क्लियर है। चलो, टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 191, मैंने आपको आर्टिकल 102 पढ़ा रखा है। जी सर, आपने हमें पढ़ा रखा है। क्या मेंशन किया था उसमें? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑन डिफरेंट बेसिस। अब वो बेसिस मैं आपको वापस से याद दिलाने नहीं वाला हूं। टू मेंशन इन दी कमेंट सेक्शन, या तो कल का लेक्चर जाकर वापस से देखो। ठीक है, आप सुनो। 102 में प्लस कर दो 89, यू विल गेट आर्टिकल 191 विच टॉक्स अबाउट disqualification of the members of state legislature. As simple as that. सर ये तो याद हो रहा है? बिल्कुल बच्चे, इसी तरीके से आपको चीजें याद हो जाएंगी। चलो, नाउ टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 200। ठीक है सर, आपने पढ़ा है सर आर्टिकल 111, दैट इज वीटो पावर्स। अब वीटो जैसा वर्ड तो संविधान में यूज नहीं किया गया है, बट चलो कोई बात नहीं। आर्टिकल 111 में क्या लिखा है? व्हेन अ बिल इज पास्ड फ्रॉम बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, it shall be presented before the president. After that president may pass or withhold his assent. Indirectly, कि जब भैया कोई भी बिल आपके दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट से पास हो जाएगा तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट या तो उस पर साइन करके उसको पास कर देंगे, या फिर अपने पास रख लेंगे, अपने पास रोक लेंगे, वीटो कर देंगे। ओके, क्लियर है? ओके, डन है। चलो, 111 में प्लस कर दो 89, यू विल गेट आर्टिकल 200। सर आर्टिकल 200 में कुछ नहीं करना। ये यहां पर जो प्रेसिडेंट वर्ड लिखा है ना, इसकी जगह पे वर्ड यूज कर देना गवर्नर। आपको मिल जाएगा सर आर्टिकल 200। और ये जो वर्ड है पार्लियामेंट, इसकी जगह पे बच्चे यूज कर लेना। क्या यूज करना है सर? स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर, क्लियर है? यानी व्हेन अ बिल इज पास्ड, जब भी स्टेट लेजिस्लेचर के दोनों हाउसेस से आपका बिल पास किया जाएगा, तो जो आपके गवर्नर हैं, या तो उस पर साइन करके उसको कंप्लीटली पास कर देंगे, या फिर वीटो कर देंगे, अपने पास रोक लेंगे, विथ होल्ड इज एसेंट। क्लियर है? तो बच्चे, आज की क्लास में हमने कितनी चीजों का रिवीजन किया, प्लस कितनी नई चीजें पढ़ी। सर आर्टिकल 200 पढ़ा, प्लस में आर्टिकल 111 का रिवीजन किया। सर आर्टिकल 191 पढ़ा, प्लस में आर्टिकल 102 का रिवीजन किया। सर आर्टिकल 168 पढ़ा, प्लस में सर आर्टिकल 79 का रिवीजन किया। सर आर्टिकल 153 के बारे में हमने पढ़ा। सर आर्टिकल 148 से 151 के बारे में हमने पढ़ा। सर हमने आर्टिकल 142 देखा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट सुप्रीम कोर्ट इज डिफाइंड एज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कीवर्ड इज कंप्लीट जस्टिस बाय द एग्जांपल ऑफ अयोध्या जजमेंट। सर हमने आर्टिकल 139 देखा। सर हमने आर्टिकल 136 देखा। सर हमने आर्टिकल 105 देखा, आर्टिकल 215 देखा, आर्टिकल 129 देखा, आर्टिकल 124 देखा। साथ में बच्चे आर्टिकल 118 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका बच्चे हमने रिवीजन किया। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट है, प्लीज टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। बैच वालों के पास मेरा मोबाइल नंबर है, आराम से कॉल करके कभी भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए बच्चे, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।